गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इन दिनों संस्कृत को लेके ग्रामर में विशेष रूप से अपने वीडियोस बना रहे हैं। संस्कृत ग्रामर हमारी संस्कृत का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और आप सभी जानते हैं कि ग्रामर के बिना संस्कृत का कोई अस्तित्व नहीं है। संस्कृत के पकड़ मजबूत करने के लिए ग्रामर का ज्ञान होना आवश्यक है। तो बच्चों, अब जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 8th, 9th और 10th तीनों के लिए संस्कृत में एक ही वीडियो बना रहे हैं। ग्रामर जो हमारी होती है उन तीनों के लिए हम एक ही वीडियो बना रहे हैं। क्लास 8th NCERT, क्लास 8th का NCERT, क्लास 9th का भी NCERT और क्लास 10th का RBSC बोर्ड के अकॉर्डिंग जो उनका सिलेबस है उस सिलेबस में हम संस्कृत का ये वीडियो बना रहे हैं, जो कि तीनों क्लासेस में लगभग एक जैसा ही चलता है। यानी कि क्लास 8th, 9th और 10th तीनों क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए हमारा ये वीडियो काम आएगा। वो उसको देख सकते हैं और अपना पढ़ सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी टॉपिक चल रहा है हमारा कारक। कारक के विषय में तो आप सभी को ज्ञात होगा ही। आप सभी ने छोटी क्लासेस में कारक के विषय में पढ़ा ही होगा, बस उस समय बहुत थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो अब बड़ी क्लासेस में आप आ गए हैं, क्लास 8th, 9th और 10th के स्टूडेंट्स। अब आपके संस्कृत में कारक का एक टॉपिक जो दिया है वो धीरे धीरे विस्तार से बड़ा होते जाएगा। क्लास 8th वाले ध्यान दें कि उनके लिए कारक जो है उतना ज़्यादा विस्तार से नहीं है जितना कि हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिलेबस में आ सकते हैं। आपके प्रश्न परीक्षाओं में जो आते हैं उनको समझने के लिहाज से कारक के लिए आपको ध्यान देने की, समझने की आवश्यकता है। क्लास 9th में थोड़ा और खुल करके विस्तार से दिया हुआ है कारक के विषय में, तो वो भी ध्यान दो। क्लास 10th उनके तो पूरा टॉपिक ही दिया हुआ है कारक का, तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स विशेष तौर से पूरा ध्यान दें। तो बच्चों, कारक हमारा चल रहा था, ये वीडियो का पार्ट 2 है, वीडियो नंबर 2। इससे पहले हम वीडियो नंबर 1 पढ़ चुके हैं और वीडियो नंबर 1 जिस किसी ने भी नहीं देखा हो तो वो देख लीजिएगा, ताकि उसे पता चले कि पहले पीछे क्या पढ़ा हुआ है। वीडियो नंबर 1 में हम सभी ने कारक क्या होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कौन कौन से चिन्ह होते हैं, कारक की प्रथमा विभक्ति की पहचान क्या होती है और उसके अलग अलग फॉर्मूले, कारक की प्रथमा विभक्ति के अलग अलग फॉर्मूले, उनके ऊपर हमने विशेष ध्यान दिया था, अध्ययन किया था। अब उसके बाद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कारक की द्वितीय विभक्ति, यानी कारक की द्वितीय विभक्ति जो आप सभी देख रहे हैं कि कर्मणि द्वितीय विभक्ति, इसे कहा जाता है कर्मणि द्वितीय विभक्ति में कर्म की प्रधानता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कर्मणि लिखा हुआ है, यानी कर्म की प्रधानता है। आइए इसकी बेसिक परिभाषा समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। आप सभी देख रहे हैं आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कर्ता, यानी करने वाला। जो क्रिया करने वाला होता है वो कर्ता होता है अपनी क्रिया के द्वारा, यानी जो कोई करता है, व्यक्ति है, वो कोई क्रिया कर रहा है, काम कर रहा है, तो लिखा है कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहे, सबसे ज़्यादा चाहे, जिस पे उसका सबसे ज़्यादा ध्यान हो, वह कर्म होता है। कर्म क्या होता है? इस संधि, ये जो हमारा कारक है, इस कारक के अनुसार कर्म वो होता है जिसको कर्ता अपनी क्रिया, यानी कार्य करने की जो क्रिया है उसमें सर्वाधिक चाहे, सबसे ज़्यादा केंद्रित फोकस करे, जिस विषय को, जिस टॉपिक को, वो कर्म होता है। अतः क्रिया का इष्टतम कर्म होता है, यानी क्रिया जो होती है, जो काम हो रहा है, उसका इष्ट यानी किस पर वो आधारित है, निर्भर है, वो यहाँ पर कर्म होता है। जैसे उदाहरण के लिए अब देखिए लिखा है सह हरिम भजती। सह यानी वह, हरिम मतलब हरि को, भजती यानी भजता है, भजन करता है। तो ये स कौन हुआ? ये स हुआ यहाँ पे कर्ता, ये है हरिम। हरिम आइए पता लगेगा क्या है। और ये वाक्य है भजती। भजती क्या हुआ? भजना, कार्य करना, यानी ये क्रिया हुआ।
स हमारा कर्ता हुआ और क्रिया हमारा भजती हुआ, तो कर्म क्या हुआ? कर्म हुआ हरि, यानी ये द्वितीय विभक्ति की पहचान है। हरि ये कर्म है और ये किस पर आधारित है? क्रिया जो है ये किस पे आधारित है? कर्म पे। तो स हरिम भजती यानी वह हरि को भजता है, इसमें हरि की प्रधानता है। ये चीज़ बताती है कि यहाँ पर प्रमुख कर्म है, इसलिए स हरिम भजती ये जो वाक्य है। इसके साथ दूसरा देखें हम, रामः ग्रंथम पठति। राम जो है यहाँ पर राम करता है, क्या करता है, और पठति क्या है? ये क्रिया है। अब क्रिया का सबसे ज़्यादा इष्ट प्रभाव किस पर है? ग्रंथ पर है, जो कि बीच में कर्म आ गया। तो राम क्या पढ़ता है? राम ग्रंथ को पढ़ता है, यानी कर्म की प्रधानता है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। उसी प्रकार अगला और देखिए आप, मोहनः चित्रम पश्यति। मोहन चित्र देखता है। मोहन कौन है? वैसे ही जैसे आपको पहले बताया, करता है। और पश्यति क्या हुआ? ये इसकी क्रिया हुई, करने की जो कार्य करते हैं इसको बोलते हैं क्रिया। अब मोहन क्या है? वो यहाँ पर है कर्ता। अब मुख्य क्या बात है? मोहन क्रिया क्या कर रहा है? देखने की, पर किसको देख रहा है? कर्म किसको है? तो वो चित्र को देख रहा है। तो ये यहाँ पे कर्म कारक चित्र बना हमारा। ये इसका पहला फॉर्मूला है द्वितीय विभक्ति का। कर्मणि द्वितीय संस्कृत में कहा जाता है, जिस पर कर्म की ज़्यादा प्रधानता हो, जिस पर निर्भर करे, तो कर्मणि द्वितीय। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आपको परिभाषा हमने आपको समझाई अच्छे से और इसके कुछ उदाहरण बताए। ये आपका प्रथमा द्वितीय विभक्ति का पहला फॉर्मूला है। अब हम ध्यान देंगे दूसरा फॉर्मूला। बच्चों वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले क्लास 8th, 9th और 10th के लिए हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। कारक में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। व्याकरण में, संस्कृत में अगर हम पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसके फॉर्मूले हैं, अलग अलग भेद हैं। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो आपके सिलेबस में आता हो क्लास 8th, 9th और 10th के लिए, जो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, हम उन्हें ही पढ़ेंगे। ज़्यादा विस्तार से इतना आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल जो आपके सिलेबस में है उन्हीं को पढ़ते हैं। तो अब जो है द्वितीय विभक्ति का फॉर्मूला नंबर 2, तो फॉर्मूला नंबर 2 की तरफ ध्यान देते हैं। लिखा है उप, अनु, अधि व आंग, उपसर्ग। ये सब उपसर्ग हैं। कौन कौन से? उप, अनु, अधि और आंग। ये क्या हैं? ये उपसर्ग हैं। और जब ये पहले लगते हों, पूर्वक मतलब पहले लगे, वहाँ वस धातु के रहने पर, वस मतलब रहना, वस मतलब रहना, निवास करना, धातु के रहने पर कर्म संज्ञा होती है, यानी कि द्वितीय विभक्ति होती है। सीधे सीधे अर्थों में समझे तो अगर कहीं पर वस पूर्वक अव्यय जो लग रहे हैं, जिनमें अनु, उप, अनु, अधि और आंग उपसर्ग आ जाए और उन उपसर्गों के पश्चात वस धातु का प्रयोग हो, वस धातु का प्रयोग हो, तो आप सीधे सीधे ये द्वितीय विभक्ति वहाँ लिखें कि ये कौन सी विभक्ति है? कारक की द्वितीय विभक्ति है। अब उसके भेद जो हैं इसके अलग अलग देखें हम उदाहरण। तो जैसे लिखा है हरि वैकुंठम उपवसति, यानी हरि यानी नारायण भगवान विष्णु की बात हो रही है। वो वैकुंठ में जो उनका धाम है, वैकुंठ धाम, वहाँ पर उपवसति यानी निवास करते हैं। आपको वाक्य दिया जाएगा इस प्रकार से, हरि वैकुंठम उपवसति। अब आपको ये देखना है कि कौन सी विभक्ति है। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखें कि उप, अनु, अधि और आंग, ये चार जो हमारे उपसर्ग हैं, ये चार जो हमारे उपसर्ग हैं, ये आने चाहिए कहाँ पर? वस धातु के पूर्वक, पहले, वस धातु के पहले। तो आप इसको देखें, यहाँ उप लिखा हुआ है, तो ये कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय विभक्ति, क्योंकि यहाँ पर उप आ गया। अब यहाँ मान लेते हैं हम उप की बजाय उप तो आ गया, अनु आ जाता, तो क्या वाक्य होता? वाक्य मान लीजिए चाहे कुछ भी हो या यही हो, तो वाक्य आपका शब्द ऐसे लिखा होता, अनुवसति। अब ये अनुवसति आ गया तो भी वही वाक्य है, बात एक ही है, हरि वैकुंठम अनुवसति, यानी भगवान विष्णु हरि जो है वो वैकुंठ में निवास करते हैं। अनुवसति भी आ गया। अब मान ले क्या आ जाता है? अधिवसति, अधि को लगा लेते हैं, ये वाक्य बन जाता मान लो हरि वैकुंठम अधिवसति, तो भी द्वितीय विभक्ति है।
तो भी द्वितीय विभक्ति है। अनु भी आ गया, अधि भी आ गया, अब आ आंग आएगा। तो आंग में लिखेंगे आवसति, यानी ये जो अव्यय हैं हमारे, ये मुख्य हैं, इनको ध्यान देना है। वस धातु के पहले ये आना चाहिए। आवसति यानी भी निवास करना होता है। वाक्य चाहे कुछ भी हो, चाहे यही एक उदाहरण के लिए हम एक ही वाक्य को लेकर रखें तो हरि वैकुंठम आवसति, यानी हरि वैकुंठ में निवास करते हैं। तो ये दूसरा फॉर्मूला था, फिर से देख लेते हैं, जिसमें लिखा है कि उप, अनु, अधि व आंग, ये उपसर्ग हैं, मुख्य उपसर्ग। इनके पहले, पूर्वक मतलब पहले, वस धातु, वस मतलब निवास करना, वस धातु के रहने पर कर्म संज्ञा होती है। और कर्म संज्ञा कारक में कौन सी विभक्ति है बताइए? चलिए याद करवाए थे आपको, पहले वाली वीडियो में लिखा था कर्ता ने कर्म को, कर्म विभक्ति यानी द्वितीय विभक्ति, कर्म संज्ञा यानी द्वितीय विभक्ति का एक उदाहरण है। अब आइए तीसरे फॉर्मूले पर, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा हुआ अभितः, ये भी कुछ शब्द हैं, अव्यय हैं, जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन अव्ययों को आपको याद करना पड़ेगा, इनके शब्दों के अर्थ आपको याद होने चाहिए, तभी आपका ग्रामर में कारक का मैटर जो है क्लियर हो पाएगा। अगर आप इन शब्दों को भूल गए तो फिर आपका काम खराब हो जाएगा। तो ये है, जैसे लिखा है अभितः, अभित मतलब दोनों ओर। मैंने हिंदी में पहले ही आपके लिए लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि क्या हो रहा है। ये अभितः मतलब होता है दोनों ओर। आगे लिखा हुआ है परितः, परितः मतलब होता है चारों ओर, चारों तरफ। और मतलब चारों तरफ, इस ओर का मतलब आप और वो ना सोचें, और मतलब चारों तरफ, तरफ, और का मतलब है तरफ, परितः मतलब चारों तरफ। फिर है सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सभी ओर या सभी तरफ। आगे लिखा हुआ है समया, जैसे समय होता है वैसे एक शब्द होता है समया। देखिए लिखा हुआ है समया, या होगा निकषा, 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 समया या निकषा। इन दोनों शब्दों के एक ही अर्थ है, जिसका मतलब होता है समीप यानी पास में, या तो समय या समया या फिर निकषा। जहाँ भी ऐसा लिखा हुआ आएगा जिस वाक्य में, तो वहाँ पर समीप यानी पास में समझ लें आप सब। इसके योग में यानी इन अव्ययों के योग में कौन से दोनों ओर, चारों ओर, सभी ओर, पास में, जो संस्कृत में लिखे हुए हैं, इन वाक्य अगर कहीं इन शब्दों का प्रयोग कहीं वाक्य में हो जाता है तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है, यानी वहाँ पर भी कर्म कारक होता है। जैसे अब जैसे उदाहरण के लिए कृष्णम परितः, यानी कृष्ण के चारों ओर। मान लीजिए इसके आगे भी कुछ और वाक्य दिया होता, ठीक है, लेकिन हमने बस इतना ही लिखा है यहाँ पे, कृष्णम परितः, कृष्ण के परितः मतलब चारों ओर। कोई वाक्य है संस्कृत में बहुत सारा, बहुत बड़ा, या मान लीजिए इतना ही दिया हुआ है कृष्णम परितः। इसका हिंदी अर्थ आप सोचेंगे कृष्ण मतलब कृष्ण के, कृष्णम मतलब कृष्ण के, है ना। फिर आप सोचेंगे परितः, परितः मतलब क्या होता है? अगर आपको याद होगा कि परितः मतलब होता है चारों ओर, तो आप समझ सकते हैं कृष्ण के चारों ओर। अब ये कहाँ पर फॉर्मूला आया? कारक में, द्वितीय विभक्ति में आया है। किसी भी ओर की तरफ जब संकेत किया जाए, किसी भी तरफ, दिशा की तरफ बताया जाए, दोनों ओर, चारों ओर, सभी ओर या पास में, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। परितः ये सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें। अब आगे दिया है रामम अभितः, यानी राम के, अभितः मतलब दोनों ओर, राम के दोनों ओर। उसी प्रकार ग्रामम, ग्रामम मतलब गांव के। समया, समया लिखा हुआ है। अब समया मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, समया मतलब होता है पास में, निकट में। ग्रामम समया यानी गांव के पास में। फिर लिखा हुआ है अगला उदाहरण, लंकाम सर्वत समुद्र। ये पूरा वाक्य समझ लो आप, जैसे ही लंकाम यानी लंका के, सर्वत्र मतलब सभी ओर, समुद्र यानी समुद्र है। लंका के सभी ओर समुद्र है। लेकिन ये जो वाक्य है हमारा, इसमें प्रमुखता किसकी है? सर्वत्र की। ये क्या है? ये इसका प्रमुख अव्यय है द्वितीय विभक्ति का, सर्वत्र। सर्वत्र को देखना है आपको ध्यान से। सर्वत्र मतलब सभी ओर। तो आपको बता देना है यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, पूछेंगे तो आपको बताना है द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति हो गई।
अब वो कारण पूछेगा कि कारण क्या है, तो ये जो आपका है अपना इसका अव्यय लिखा, इस अव्यय के योग में जो भी आपका अव्यय दिया जाएगा उस अव्यय के योग में आपको वहाँ पर बताना है कि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। तो बच्चों ऐसे कई उदाहरण हैं आपके द्वितीय विभक्ति के अलग अलग, जिसके ऊपर अच्छे से हम चर्चा कर सकते हैं, विस्तार से बता सकते हैं, परंतु आपके अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लास 8th 9th और 10th के सिलेबस में, उनको ही ध्यान में रखते हुए हम यहाँ वीडियो तैयार कर रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसी के साथ आपका द्वितीय विभक्ति पूरा हो गया है। ये 3 पॉइंट बड़े मुख्य हैं जो आपको दिए गए हैं। अब 3 के बाद में अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं बच्चों। द्वितीय के बाद आएगा तृतीय विभक्ति, थर्ड वाली तृतीय विभक्ति। अब तृतीय विभक्ति यानी कौन सा कारक है? कर्ता पहला था, कर्म का हमने अभी ऊपर पढ़ा है। अब यह है तीसरा करण कारक, तृतीय विभक्ति यानी कि करण कारक। अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं, फिर इसके भी कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कैसे वाक्य बनते हैं, क्या पहचान होती है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन टॉपिक को पढ़ लेंगे। तो लिखा है क्रिया की सिद्धि में, यानी क्रिया जो कोई क्रिया हमने देखा था यहाँ जो हम करते हैं भजना, यहाँ लिखा था पठती पढ़ना, पश्यति यानी देखना, ये सब हमारी क्रियाएं हैं। तो इन क्रियाओं के सिद्धि में, सिद्धि मतलब पूरे होने में, उपकारक को करण कारक कहते हैं। उपकारक को किसको कहते हैं? उपकारक को करण कारक कहते हैं। पूरी लाइन अगर परिभाषा देखें तो किसी क्रिया की सिद्धि में यानी उसको पूरा होने में, जो पूरा करने में उपकारक है उसको करण कारक कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये उपकारण शब्द का अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब तो पता ही नहीं। तो उपकारण का मतलब ये होता है कि वो वस्तु जिसके द्वारा कोई वाक्य पूरा हो ही ना सके, जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो, वो वस्तु जिसके द्वारा कोई कर्म पूरा हो ही नहीं सकता है, जिसकी बड़ी आवश्यकता है, तो वो उसे कहते हैं उपकारक। जैसे बताया गया है, शिवः कलमेन लिखति, शिव कलम से लिखता है। हिंदी वाक्य हुआ शिव कलम से लिखता है। अब इसमें देखिए आप, ये है कर्ता क्योंकि शिव खुद है, ये हो गई क्रिया लिखना, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। तो शिव, मान लीजिए वाक्य यही होता है शिव लिखती, शिव लिखता है, लेकिन किससे लिखता है? शिव तो कलम से लिखता है। मान लीजिए कलम की जगह कुछ और भी होता तो लिखने की क्रिया किससे कर रहा है? वो लिखने की क्रिया कर रहा है कलम से। तो ये हो गया इसका करण, करण जिसको कह देते हैं हम उपकारक। यही उपकार इसका उपकारक है, जिसके द्वारा कार्य पूरा नहीं हो सकता, जिस चीज़ या वस्तु के द्वारा कार्य पूरा नहीं हो सकता उसे कहते हैं उपकारक। तो इस वाक्य में शिव लिखा है कलमेन लिखती, शिव कलम से लिखता है। वैसे ही अगला वाक्य है मोहनः, यानी मोहन बस यानेन, मोहन बस यानेन गच्छति, मोहन बस यान से गच्छति यानी जाता है। तीसरा है रामः रामेण, रामेण मतलब राम के, तृतीय विभक्ति है। बाणेन यानी बाण से, हतः, हता यानी मरा, बाली, बाली मतलब एक आपने देखा होगा रामायण में एक पात्र आता है बाली, सुग्रीव का भाई बाली। तो राम के बाण से हता, कौन हता, कौन मरा? बाली। राम के बाण के द्वारा हता मरा कौन? बाली। राम के बाण से कौन मरा? बाली। तो इसमें भी अब देखिए आप, यह है कर्ता, कौन? रामायण। यह है हता, हता मतलब जो मरा, जो क्रिया है मरनी। कौन मरा? बाली मरा। राम के द्वारा बाली मरा, पर किससे मरा? बाणेन यानी बाण से मरा। तो ये हो गया आपका करण। ये है आपके तृतीय विभक्ति की पहचान। ठीक है, अब अगले वाले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। लिखा है सहवाची, सहवाची मतलब साथ साथ, एक साथ, साथ होता ना साथ किसी का, तो संस्कृत में बोलते हैं सह। तो सहवाची जो शब्द होते हैं अलग अलग, साथ एक साथ जो आते हैं उसके भी कई पर्यायवाची होते हैं बच्चों। तो सह यानी साथ के
अव्यय, जो अव्यय होते हैं समम, सह, समम, साकम और सार्धम, ये 4 मुख्य अव्यय हैं सहवाची। साथ के 4 अव्यय, एक प्रकार से 4 पर्यायवाची शब्द समझ सकते हैं आप, जो हैं कि सह, समम, साकम और सार्धम। इनके योग में तृतीया विभक्ति होती है, यानी किसी वाक्य में सहवाची अव्यय यानी कि साकम, सह, समम, साकम और सार्धम, ये अव्यय, ये शब्द आपको कहीं दिख जाएं तो आप वहाँ यकीनन सीधे तृतीया विभक्ति कीजिएगा। अव्यय बड़े महत्वपूर्ण हैं। द्वितीय विभक्ति में भी कुछ अव्यय थे, वो आपको पढ़ाए गए थे, और अब ये तृतीय विभक्ति के बड़े महत्वपूर्ण अव्यय हैं सहवाची शब्द, सहवाची अव्यय। ये अगर किसी वाक्य में आते हैं तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति यानी कि करण कारक हो जाता है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं जैसे कौन कौन से। तो उदाहरण के लिए पिता पुत्रेण सह आगतः, यानी पिता पुत्र के, पुत्रेण तृतीय विभक्ति, पुत्र के, सह, सह मतलब साथ, आगत, आगत मतलब आते हैं, पिता पुत्र के साथ आते हैं। सह की जगह मान लीजिए अगर यहाँ पर ये सह लिखा था आपका, सह की जगह मान लीजिए अगर यहाँ पे सार्धम होता तो वाक्य क्या होता? पिता पुत्रेण सार्धम आगतः, तो भी ये वाक्य सही होता, क्योंकि सार्धम भी उसका अर्थ भी हुआ साथ आना, और उससे पहले हमने लिखा था सह, सह का मतलब भी हुआ सार्ध, एक साथ आना। उसी प्रकार आगे दूसरा वाक्य देखिए, रामः सीतया सह वनम गतवान, राम सीता के सह, सह मतलब साथ में, वनम गतवान वन को गए। अब यहाँ सह की जगह हम लिख देते हैं हमारा जो सहवाची अव्यय है, सह हम पढ़ लिख लिया है, समम, हम समम का मतलब भी वही होता है, साकम लिख देते हैं, है ना। तो साकम का मतलब भी क्या होता है? साथ में। तो वाक्य अगर ऐसा देते आपको लिखा हुआ कि रामः सीतया साकम वनम गतवान, राम सीता के साथ में वन को गए, तो भी वहाँ पर यही शब्द साकम, सार्धम, समम और सह, ये 4 अव्यय बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान देना है। ये सहवाची शब्द अव्यय कहलाते हैं। ऐसे कहीं किसी वाक्य में इनका प्रयोग हो जाए तो वहाँ पर आपको तृतीय विभक्ति यानी कि करण कारक लिखना है, बताना है। और वो कारण पूछता है कि कारण भी लिखो, तो क्या लिखेंगे आप? सहवाची अव्यय योगे, सहवाची अव्यय योगे, या जो भी हो आपका कोई सा भी अव्यय हो, उस अव्यय के योग में, जैसे यहाँ बात हो रही है इसकी, तो लिखेंगे आप सहवाची अव्यय योगे, यानी सहवाची के योग में तृतीय विभक्ति होती है। ये तो हो गया आपका कारण। और अब वो पूछेगा, कारण तो ये हो गया, विभक्ति पूछ लेगा कौन सी है, तो विभक्ति को आप समझ के लिख ही देंगे, विभक्ति बराबर, विभक्ति बराबर तृतीया, तृतीय विभक्ति। ये प्रोसेस रहेगा बच्चों। एक तो आपसे पहले विभक्ति पूछी जाएगी कि विभक्ति बताइए, और फिर कारण भी बताइए कि किस कारण से आपने वो विभक्ति वहाँ लिखी, तो आपको इस प्रकार से प्रयोग करना होगा। ये 2 हमने टॉपिक तृतीय विभक्ति के पढ़े, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब हम पढ़ते हैं तीसरा वाला। तीसरा भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लिखा हुआ विकृत अंगों के योग में तृतीय विभक्ति होती है, यानी किसी प्राणी के, किसी जीव के शरीर में कोई विकार यानी कि कमी दिखाई जाती हो, ठीक है, या वो मान लीजिए दिव्यांग हो, आज की भाषा के अनुसार जो शब्द है, मान लीजिए कोई प्राणी दिव्यांग हो, उसका कोई अंग सही नहीं हो, कम हो, ठीक है, ऐसे जगह, ऐसे वाक्य में हमें तृतीय विभक्ति बताना है, ये उसकी पहचान है। क्योंकि ये फॉर्मूला है विकृत अंगों के योग में, यानी किसी प्राणी के कोई अंग, कोई शरीर में कोई कमी हो, विकृत हो, उसको दर्शाया जाए तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, जैसे पहला फॉर्मूला है मुखेन, यानी मुख से, मूकः, मूकः मतलब जो बोल न सके,
जो मुख से बोल ना सके उसे बोलते हैं गूंगा। आपने देखा होगा, सुना होगा, शब्द अक्सर प्रचलित है। तो मुखेन यानी मुख से गूंगा हो जो, कोई वाक्य में अगर ऐसा आ जाए तो आप सीधे सीधे मान लीजिए मूकः, मुख मतलब गूंगा यानी वो बोल नहीं सकता है, उसके अंदर शरीर में कुछ कमी है, विकृत अंग है मुख में, तो उसको आप सीधे सीधे तृतीया विभक्ति अपना वहाँ पर लिख देंगे, दर्शा देंगे। क्यों? क्योंकि विकृत अंगों के योग में। ठीक है, अगला वाला है उदाहरण ऐसा है, कर्णाभ्याम यानी कानों से, दो कान है तो कर्णाभ्याम आया, कान तो सभी के दो होते, तो कर्णाभ्याम बधिरः यानी कानों से बहरा। कानों से बधिरा मतलब होता है बहरा। आपके लिए इसके सरल अर्थ भी लिख देता हूँ साथ ही। बधिरा मतलब होता है बहरा, जो सुन ना सके। मूकः मतलब होता है गूंगा, जो बोल ना सके। उसी प्रकार नेत्राभ्याम यानी दो नेत्र हैं उनके, अंधः मतलब अंधा। नेत्राभ्याम अंधः, नेत्रों से अंधा हो जो दोनों नेत्रों से अंधा हो। तो ये विकृत अंग की पहचान है बच्चों, जो आपके सामने यहाँ लिख दी मैंने। और इसको सुन करके इन 3-4 जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को पढ़ करके आपको ये प्रतीत हो गया होगा कि किसी भी प्राणी के शरीर में अगर कुछ विकृत अंगों को दर्शाया जाए तो वहाँ पर हमारा तृतीय विभक्ति हो जाता है। तृतीय विभक्ति यानी कि कर्ण कारक हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं बच्चों। 2 विभक्तियाँ हमने पढ़ ली आज के इस वीडियो में। क्लास 8th, 9th और 10th तीनों के संस्कृत ग्रामर के सिलेबस में ये हैं। इनको अच्छे से ध्यान से लिखें, अपने कॉपी बनाएं, होमवर्क के रूप में इनको अच्छे से तैयार करें। जो बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके सिलेबस के, बस उन्हें ही हम पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहे हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आज आपने ये द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति दोनों विभक्तियाँ पढ़ी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। संस्कृत के व्याकरण के फॉर्मूले जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए बच्चों आपको ये फॉर्मूले भी याद करने हैं और इनको अच्छे से घर में बैठ के पढ़ाई भी करनी है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगली वीडियो जो कि कारक की ही पार्ट 3 वीडियो होगी, उस 3 वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, जिसमें हम कारक के चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी विभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना बहुत ख्याल रखें, घर में रहें और पढ़ाई करते रहें।